Good morning, students. Today, I think we have the fourth lecture on heat transfer. So let's start. We all discuss about the teaching and examination scheme. Then we are observe the syllabus of this chapter. And then after, always remember the Fourier law. Fourier law states that the rate of heat transfer is proportional to negative sign of temperature gradient of temperature and the area of cross section. Okay, then after we are discuss about the assumptions and the features of Fourier law, then the thermal conductivity of a material, then we are sees the different properties of this the conductivity. Okay, then after we are studied about the numericals, and this is the most important topic, heat conduction equation in Cartesian coordinate system. Okay, so जो याद रखने वाली बात है, आपको हमेशा याद रखना है कि whenever you choose the system, so flow flow of heat will be same as that of your coordinate system. मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे x रखा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे हीट qx फ्लो होगा और जो बाहर निकलेगा वो होगा x प्लस dx. ओके, अगर आपने इसे y रखा है तो आपका हीट फ्लो होगा वो होगा qy. आप इधर से भी ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, डजेंट मैटर. और जो निकलेगा वो होगा qy प्लस dy. ओके, और ये जो है अगर आपका dz है मतलब जेट सिस्टम है तो आपका हीट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा जो होगा qz और जो बाहर निकलेगा वो होगा qz प्लस dz. ओके, याद आएगा? चलिए, इस चीज को मैंने आपको यहाँ पे समझाया था. ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हमारा x सिस्टम के है तो हमारा यहाँ से qx फ्लो होगा. देखिए, और यहाँ से qx प्लस dx बाहर. अब मैंने इससे y कंसीडर किया है तो यहाँ से हमारा qy ऐड हुआ और जो रिलीज हो रहा है वो हो रहा है qy प्लस dy. इसी तरीके से जब मैंने इसे कंसीडर किया जेड सेक्शन सिलेक्ट किया तो ये आएगा qz आएगा और जो बाहर निकलेगा वो क्यों होगा qz प्लस dy. ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन. ठीक है, तो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि फर्स्ट लॉ इज द मतलब the first law of thermodynamics is the gives the basic concept of heat conduction equation. ठीक है, और ये हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो इस टर्म्स में लिखा हुआ है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है मतलब टर्म्स क्या है, तो स्टेटमेंट दे रहा है कि नेट हीट accumulated in the element due to conduction of heat from all the coordinate direction considered A, जिसको मैंने A नाम दिया. मतलब क्या हुआ समझिए. तो स्टेटमेंट वो ये बोलता है कि अगर मैंने एक्चुअली जब मैं एनालिसिस करूंगा तो एनालिसिस में मुझे पता चलता है कि एनालिसिस को एक बॉडी का होगा और ये बॉडी जो है ये हमेशा सॉलिड के फॉर्म में होगी. तो अगर सॉलिड है तो इसका पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम फिक्स होगा. तो एनालिसिस करते वक्त मैंने इसका एक एक सिस्टम कंसिडर किया. पहले x लिया, देन y लिया और देन लास्ट में z लूंगा और तीनों को कंबाइन. तो जब मैंने x लिया तो स्टेटमेंट क्या है, अब अगर आपको बेसिक फिगर याद है तो ऑब्जर्व करिएगा, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा है dz. ठीक है, और ये वाला जो है वो है dy. तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा dy इंटू dz. दिख रहा है? ठीक, तो इसके अंदर में कौन फ्लो हो रहा है तो qx फ्लो हो रहा है. ये बात आपको याद रखनी है. ठीक, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से qx फ्लो कर दिया अमाउंट में और ये जब बाहर निकला तो ये एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस कितना है, तो अगर आपको फिगर याद है तो ये हमारे पास dz था और ये हमारे पास dy है. ठीक है,
तो जो निकला वो हुआ क्यू एक्स प्लस डी एक्स के। अब बोलोगे सर आप तो यहाँ y और z बोल रहे हैं, तो ये dx कैसे आया? तो dx इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो हीट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और वो डायरेक्शन कितने लेंथ का है? तो ये dx लेंथ का है। बात समझ में आई? तो चलिए, तो qx हो गया। अच्छा, अब जो अंदर जा रहा है मैं उसको एक नया वर्ड नाम देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग इनफ्लक्स, ठीक है। और जो बाहर आ रहा है उसको बोलेंगे इफ्लक्स। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। ए नंबर क्या होता है अभी? अब देखो, इसने नेट हीट एक्यूमुलेटेड बोला है, तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड क्या होगा? तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड होगा ए इज इक्वल टू इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स। ठीक है, याद रखना, ये हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक, तो अब ये चीज को उसने यहाँ पे सॉल्व करके दिया। कैसे? रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, then minus rate of heat conduction at x plus dx, y plus dy and z plus dz। तो ये जो निकाला, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड। क्लियर? सेकंड बोल रहा है हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट। अब एलिमेंट में कितना हीट जनरेट? तो एलिमेंट में हीट जनरेट करने के लिए उसने बोला कि एक स्मॉल से मॉलिक्यूल का हीट क्यू एक्स आया, और अगर मैं इसका पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये जो होगा ये हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट आएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट कितना होगा? तो एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास मास का फॉर्मूला है का, तो फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? ये अभी आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब फिर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन एंड व्हाट इज हीट जनरेशन। तो स्टेटमेंट है द फर्स्ट टर्म इन द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ हीट एनर्जी कमिंग इनटू द एलिमेंट एट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? जो ऐसा लिखते हैं, ये क्यू एक्स फ्लो, ठीक है। The second term represent the rate of heat energy coming out of the element at x plus dx, y plus dy and z plus dz। ठीक है। अच्छा, थर्ड वर्ड क्या है? What is the heat generation? तो the third term represent the rate of heat generating inside the element। अब इस चीज का मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब एग्जांपल लेते हैं, एक वुड का ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया। अब लकड़ी के एक टुकड़े को हमने थोड़ी सी हीट सप्लाई की, और ये हीट सप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका जो स्पेसिफिक हीट और मास था वो जलना चालू कर दिए, और ये जलना जो चालू किए तो कितना इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस किए? तो हमने बोला एक स्मॉल सा क्वांटिटी क्यू इनटू इस वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि हीट इनफ्लक्स क्या होता है, तो जो अंदर गया, तो अंदर जो गया वो स्टेटमेंट था, फोरियर लॉ ने दिया था क्या, कि माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब बोलोगे सर डी टी बाई डी एक्स की जगह यहाँ डेल टी बाई डेल एक्स है, क्यों? तो हम डी टी बाई डी एक्स का बात यूज करते हैं तो जब केवल एक ही एक्सिस वर्क कर रहा हो, मतलब एक्स एक्सिस हो या वाई हो या जेड हो, लेकिन अगर तीनों के तीनों एक्सिस एक साथ वर्क करेंगे किसी सेक्शन में, तो हमें उसको डेल से डिनोट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? माइनस के इंटू ए। एरिया के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ ऐसा फिगर बनाया था, याद है? और ये वाला पार्ट था आपका, मतलब अगर मैं आपको बेसिक फिगर याद दिला दूं तो वो समथिंग कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये आपका पार्ट डी जेड था, ये आपका पार्ट डी वाई था, और ये आपका पार्ट डी एक्स। तो जब मैंने यहाँ से क्यू एक्स को फ्लो कराया तो क्रॉस सेक्शन एरिया डी वाई बाई डी जेड आया, तो ये हमारा एरिया हो गया। अच्छा, डेल टी बाय डेल एक्स, ये तो हमें पता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो थिकनेस है वो कितना है, वो ये एल है, या मैं इसको डी टी बोलता हूँ, या इस टर्म में डेल एक्स बोलता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब ये डी टाउ जो है ये इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बोल रहा है।
मतलब जस्ट एग्जांपल लो कि अगर मैंने आपको एक झापड़ मारा तो ये एक वो जो टर्म था, जस्ट टाइम था जब मैंने आपको मारा तब तो काउंट किया, उससे पहले या उसके बाद को नहीं किया। तो यहाँ पे डी टाउ जो है वो हमेशा इंस्टेंट ऑफ टाइम को सॉल्व करें। क्लियर? चलिए अब हीट इफ्लक्स क्या हुआ, तो इफ्लक्स में हमने लिखा कि क्यू एक्स प्लस डी एक्स होगा। अब ये एक्स प्लस डी एक्स कितना होगा, तो जो हमने हीट डाला वो प्लस जो उसकी बॉडी ने उसको कुछ अमाउंट में हीट जनरेट किया होगा वो। ठीक, तो हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट कितना हुआ, तो मैंने पहले बताया हीट इनफ्लक्स माइनस हीट इफ्लक्स, तो इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स डाला तो बाद में ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो गए, तो ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आके निगेटिव क्रिएट किया, और ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव नेगेटिव जो है मेरा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्म आ गया। अब यह है डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्यू एक्स डी एक्स। अब डेल बाय डेल एक्स, अब मैंने ये दोनों टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, भाई भाई हो जाएंगे, और क्या बचा, तो के एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ डी एक्स। ठीक, या टर्म्स को शॉर्टकट में लेते हैं तो ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ। तो ये वाला जो टर्म है ये हमारे वॉल्यूम को इन्वॉल्व कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो हुआ, और के एक्स जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी एट एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बाकी तो डिफरेंशिएशन आपको मैथ्स आता है। सिमिलरली अगर मैंने इस चीज को देखा, कब की बात कर रहे हैं, जब हम क्यू एक्स ले रहे हैं, तो अगर क्यू वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई के वाई इंटू डेल टी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ये देखो, ठीक है। सिमिलरली जेड टर्म के लिए भी आ गया। तो हमारा जो नेट था वो नेट क्या था, तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड था, तो वो इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स था। मैंने तीनों का अलग अलग निकाला और तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो जब ये ज्वाइन किया तो हमारा जो इक्वेशन में देखो ये वाला पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मेरे पास बचा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ के एक्स डी टी बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ के वाई डी डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड। क्लियर? ये हमारा मेन इक्वेशन अभी जनरेट हो गया। ठीक, चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल हीट जनरेटेड कितना होगा, तो मैंने एक स्मॉल सा हीट कंटेंट माना इनटू उसके पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमारा टोटल हीट जनरेटेड आ गया। ठीक, अब एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम के लिए मेरे पास फॉर्मूला है m इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। तो m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, और मास ऑफ द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने रो इंटू वॉल्यूम लिखा इंटू सी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। कब किया, तो डेल टी बाय डेल्टा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किया। वो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा, तो डेल्टा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि यहाँ पे डेल टाउ वर्ड यूज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप कर रहे हो। ठीक, मतलब जस्ट एग्जांपल लो, अगर आपको बुखार होता है 104 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही होता है, आपका हमेशा नहीं रहता है। क्लियर? तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 2.4 को देन 2.5 को और 2.6 को इक्वेट करते हैं। और इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो हमने यहाँ पे a लिखा, ये प्लस b लिखा इज इक्वल टू सी में डाला। अब मुझे ये समझ में आया कि वॉल्यूम इनटू टाउ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो तीनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरा जो इक्वेशन बना वो बना ये वाला टर्म। ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम और इंस्टेंट ऑफ टाइम का कोई रोल नहीं था। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल या सेल्फ हीट जनरेटिंग एंड अनस्टडी थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं
तो हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके स्टेप्स ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है वो सुनो। स्टेटमेंट दिया कि अगर क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड इज इक्वल टू के हो जाए, मतलब के एक्स के वाई के जेड इज इक्वल टू के हो जाए, मतलब आप जनरली देखोगे कि आपकी ह्यूमन बॉडी का एक ही थर्मल कंडक्टिविटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की अलग अलग नहीं होती है। तो हमने अगर उसको के कंसिडर किया और इस के को यहाँ से हटा के इनके डिवाइड में लेके गए, ठीक है, डिवाइड में लेके गए, तो आपको याद रखना है भाई, याद कर लीजिए आज के बाद आपको हमेशा ये एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्या कि थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी होता है, तो यहाँ पे रो सी अपॉन के था, इसलिए क्वेश्चन बना 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ। क्लियर? तो याद रहेगा थर्मल डिफ्यूजिविटी। चलिए सेकेंड लैपलास इक्वेशन बनता है, तो लैपलास इक्वेशन बना डेल स्क्वायर सॉरी वेक्टर स्क्वायर टी प्लस क्यू अपॉन के इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये याद रखते जाइए। अब इक्वेशन सेकेंड आता है, अगर कोई भी बॉडी के अंदर में हीट जनरेटिंग सोर्स नहीं होगा, मतलब के की वैल्यू सॉरी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यू की वैल्यू अगर 0 हो गई तो जो हमारा ये टर्म था ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो वेक्टर स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 अल्फा डेल टी अपॉन डेल्टा हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन को हम फोरियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि व्हेन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड नहीं होगा तो हमारा Q बाई के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब वेक्टर स्क्वायर टी प्लस क्यू अपॉन के इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम लोग पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसी इक्वेशन में अगर हीट जनरेशन टर्म को मैं 0 कर दूं, तो अगर ये 0 हो गया तो ये हो गया वेक्टर स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 विच इज नोन एज लैपलास इक्वेशन। याद रखते जाइएगा, ये पॉइंट्स याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए अनस्टेडी स्टेट एंड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अगर वन डायमेंशनल होगा तो y और z वो सारा टर्म हट जाएगा, तो बचेगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन के इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट इंटरनल, तो विदाउट इंटरनल हुआ तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर टू डायमेंशनल होगा तो वहां पे y टर्म आ जाएगा। और अगर अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन आएगा तो इक्वेशन बनेगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी, याद रखिएगा अल्फा इज इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी इनटू डेल टी अपॉन डेल टाउ। इसी के साथ आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग हीट जनरेशन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।